जी जनाब, लास्ट क्लास में हमने रैंक के बारे में देखा था एंड इफ़ यू रिमेंबर वी हैव रैंक बेसिकली just as a quick revision, it's a non-negative integer. It's basically the number of pivots in row echelon form for a matrix, and the number of pivots in row echelon form and the reduced row echelon form, they are same, so that is basically rank. It is also the total number of linearly independent rows, total number of linearly independent columns. It's the rank of rows, it's the dimension of the row space and column space. All these things are rank. And in the last lecture we actually saw computing rank is easy. रैंक के ज़रिए हमने ये भी अंदाज़ा लगाया, बल्कि आमिर ने एक एल्गोरिदम भी इंट्रोड्यूस किया जिससे ये अंदाज़ा लगता है कि अगर आपके पास कुछ वेक्टर्स गिवन हो तो उसमें से इंडिपेंडेंट वेक्टर्स कैसे फाइंड आउट करने हैं. ओके, दैट इज़ जस्ट डूइंग द रो एक्लन फॉर्म बट कीपिंग ट्रैक ऑफ द रोज़ जो स्वैप हो रही हैं. ओके, इसी तरह अगर आपने कॉलम नंबर ऑफ कॉलम्स इंडिपेंडेंट निकालने, कौन कौन से कॉलम्स इंडिपेंडेंट हैं, तो आप मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेके उसके ऊपर फिर वही एल्गोरिथम अप्लाई कर दें. यू कैन फाइंड आउट द कॉलम्स. ओके, टुडे वी विल टॉक अबाउट अ वेरी फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ लीनियर अलजेब्रा कॉल्ड वेक्टर स्पेस. तो वेक्टर स्पेस क्या है, इसके बारे में बात करते हैं जी. इट इज़ अ सेट. It is a set with a few particular properties. Properties काफ़ी सारी हैं, उनको axioms of vector space कहते हैं. But today I will focus on the two very fundamental properties जो ज़्यादातर जो इंजीनियरिंग फील्ड में जिन वेक्टर स्पेसेस पे जिस तरीके से काम किया जाता है, अगर वो दो प्रॉपर्टीज़ किसी सेट में पाई जाएँ तो वी नीड नॉट टू चेक द अदर वंस, दे आर ऑलरेडी देयर. एब्स्ट्रैक्ट वेक्टर स्पेसेस यानी जब हम डिफ़ाइन करते हैं तो उसमें हमें सारी वो 10 प्रॉपर्टीज़ हैं, वो 10 चेक करनी पड़ती हैं. लेकिन मोस्टली इन इंजीनियरिंग व्हेन यू आर वर्किंग विद वेक्टर स्पेसेस, ऑल यू नीड टू नो इज़ द फॉलोइंग टू प्रॉपर्टीज़. नंबर वन इज़ कॉल्ड क्लोजर के स्पेलिंग क्या होते हैं? CLOS URE. Closure under addition. Second property, closure under scalar multiplication. और अगर मैं इन दोनों को कंबाइन कर दूं तो एक प्रॉपर्टी भी आप बना सकते हैं, उसको आप कह सकते हैं क्लोजर अंडर लीनियर कॉम्बिनेशंस. बिकॉज अगर आप वेक्टर्स को ऐड कर रहे हैं, स्केल कर रहे हैं, स्केल करके ऐड कर रहे हैं, यू आर एक्चुअली टेकिंग लीनियर कॉम्बिनेशंस ऑफ दोज वेक्टर्स. सो चाहे आप अलग-अलग देख लें दो प्रॉपर्टीज़ की सूरत में, जिसमें एक क्लोजर अंडर एडिशन है, दूसरी क्लोजर अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, या आप एक प्रॉपर्टी के तौर पे देख लें क्लोजर अंडर लीनियर कॉम्बिनेशंस. उस केस में लीनियर कॉम्बिनेशन एक ऑपरेटर के तौर पे या एक फंक्शन के तौर पे परफॉर्म करेगा. यानी ऐसा सेट जिसके मैं किसी भी नंबर ऑफ वेक्टर्स का कोई भी लीनियर कॉम्बिनेशन ले लूँ, वो सेट क्लोज्ड रहे, तो उसको वेक्टर स्पेस कहते हैं. अब ये क्लोजर क्या चीज़ होती है, इस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि क्लोजर कहते किसको हैं. आई गेस आपको कुछ ना कुछ आइडिया होगा, आपने सेट्स कभी ना कभी इससे पहले कभी पढ़े होंगे, तो शायद आपको आइडिया हो क्लोजर किसे कहते हैं. अगर नहीं भी है तो मैं आपको बता देता हूँ. बड़ा एक सिंपल सी एक प्रॉपर्टी होती है क्लोजर. ये क्लोजर अंडर ऑपरेशन होता है हमेशा. सो क्लोजर अंडर ऑपरेशन. अब ये ऑपरेशन जो होगा उसके लिहाज से अगर क्लोजर की खसूसियात पाई जाती हैं सेट में, तो हम कहेंगे द सेट इज़ क्लोज्ड अंडर दिस ऑपरेशन.
ये ऑपरेशन यूनरी भी हो सकते हैं, बाइनरी भी हो सकते हैं, टर्नरी भी हो सकते हैं। That is bad. So ये ऑपरेशन जो है वो काफ़ी तरह के हो सकते हैं, यूनरी, बाइनरी, टर्नरी एंड सो ऑन. We will talk mostly about binary operations. Okay. Binary operation क्या होता है? जैसे plus is a binary operation. It takes two operands. Two operands binary operation. ठीक है. Not जो है that's a unary operation. सही है. Logical कोई formula होता है या कोई logical उसका not ले लेते. Complement is a unary operation. इट्स अ बाइनरी ऑपरेशन. इसी तरह टर्नरी ऑपरेशन भी होते हैं, डिफाइन किए जा चुके हैं, होते हैं. सो वी विल बी फोकसिंग ऑन मोस्टली बाइनरी ऑपरेशंस और समटाइम्स यूनरी ऑपरेशंस. लेकिन मैं बता दूंगा, कोई भी सेट क्लोज्ड होगा किसी भी ऑपरेशन या इन पर्टिकुलर बाइनरी ऑपरेशन के अतबार से अगर आप उस सेट में से कोई से दो एलिमेंट्स पकड़ें, उन पे वो ऑपरेशन परफॉर्म करें. परफॉर्म करने के बाद जो रिज़ल्ट आता है, जो जवाब आता है उस ऑपरेशन का, वो जवाब भी उसी सेट के अंदर मौजूद रहे, तो फिर हम कहेंगे ये सेट क्लोज्ड है. समझ आ रही है? दोबारा से देखें, आपके पास एक सेट है और आपको सेट के साथ एक ऑपरेशन, अगर आप चाहते हैं कि ये इस पर्टिकुलर ऑपरेशन के लिहाज से क्लोज्ड है या नहीं है, तो वो अगर क्लोज्ड होगा तो उसमें ये प्रॉपर्टी पाई जाएगी कि आप उसमें से जो मर्जी पेयर ऑफ एलिमेंट्स उठा लें सेट में से, उस पर वो ऑपरेशन परफॉर्म करें, जो जवाब आएगा, ऑपरेशन का जवाब आएगा ना, रिजल्ट आएगा, वो रिजल्ट भी उस सेट में मौजूद होगा, कोई एक एलिमेंट होगा उस सेट का. अगर ऐसा है, आप जो मर्जी पेयर उठा लें, उस पर जब ऑपरेशन वो वाला परफॉर्म करें, यू फाइंड एन एलिमेंट इन द सेट, और ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप कोई भी पेयर उठाएं तो उस पर वो ऑपरेशन परफॉर्म करने से जो रिजल्ट आ रहा है वो सेट में मौजूद ना हो, ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं है, तो देन वी विल से द सेट इज़ क्लोज्ड अंडर दैट ऑपरेशन. मिसाल ये देखें, मेरे पास ये एक सेट है बिल्फर्स 0 1, ठीक है. दिस सेट इज क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन. ठीक है. मैं इसमें से कोई से भी पेयर ऑफ एलिमेंट्स उठा लूँ, मैं उनको मल्टीप्लाई करूँगा, जो आंसर आएगा वो भी सेट में मौजूद है. चेक करें आप, मैं एक एलिमेंट ये उठाया, दूसरा ये उठाया, इनको मल्टीप्लाई किया, आंसर आया 0. 0 इज़ इन द सेट. और पॉसिबिलिटीज़, मैंने 0 उठा लिया, 0 उठा लिया, इनको मल्टीप्लाई किया, आंसर है 0. 0 इज़ इन द सेट. तीसरी पॉसिबिलिटी, मैंने पेयर ही उठाना है ना, ये तो नहीं है ना कि मैंने जो उठा लिया वो नहीं उठाना. आई हैव टू पिक पेयर फ्रॉम द सेट. सो मैंने एक एलिमेंट ये उठा लिया, एक एलिमेंट ये उठा लिया, आई मल्टीप्लाई दैम, आई गेट एन एलिमेंट 1 विच इज़ ऑल्सो ऑलरेडी इन द सेट. तो मेरे पास कोई ऐसा पेयर नहीं है जिस पे ये ऑपरेशन परफॉर्म करने से जो रिज़ल्ट आता है वो सेट से बाहर चला जाए, तो ये सेट क्लोज्ड है अंडर एडिशन. यस, अंडर मल्टीप्लिकेशन. अब यही सेट ए क्लोज्ड नहीं है अंडर एडिशन. अंडर एडिशन ये क्लोज्ड क्यों नहीं है? आप इस सेट में से एक ऐसा पेयर उठा सकते हैं 1 1 जिन पे जब आप ये ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो जो रिजल्ट आता है वो सेट में मौजूद नहीं है. So this set is not closed under addition. This set, however, is closed under multiplication. Clear? इसी तरह सेट है इंटीजर्स का, पॉजिटिव इंटीजर्स का, लेट्स से 1 2 3, इन्फिनिट सेट है. ये जो सेट है दिस इज क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन. अब ये प्रूफ कैसे करेंगे? भाई आप कोई से दो इंटीजर उठाएं, वो इस सेट पे मौजूद हैं, उनको मल्टीप्लाई करें, जो जवाब है वो भी इंटीजर है, तो हर इंटीजर इस सेट पे मौजूद है, तो जवाब भी इसमें मौजूद है. दिस सेट इज क्लोज्ड अंडर एडिशन. मेक सेंस? समझ आ रही है? बट दिस सेट इज नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन. दिस सेट इज नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन. इनमें ये क्लोज्ड नहीं है. आप कुछ तो पेयर्स ऐसे उठा सकते हैं कि जिनमें जब सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करें तो जवाब इसमें मौजूद होगा, लेकिन हर पेयर के लिए पॉसिबल नहीं.
सही है। मिसाल के तौर पे मैंने एक एलिमेंट इसी में से उठाया, वो था 4, दूसरा एलिमेंट इसी में से उठाया, वो था 6। वे दोनों का जो आंसर है -2, इट डज नॉट बिलोंग टू दिस सेट। तो अगर एक भी पेयर ऐसा मिल जाए जिस पे अगर आप ऑपरेशन परफॉर्म करें उसका रिजल्ट सेट पे ना हो, तो वो सेट फिर क्लोज नहीं है उस ऑपरेशन के एतबार से जिस ऑपरेशन पे आप बहस कर रहे हैं। क्लियर है? इसी तरह देखिए सेट ऑफ रियल नंबर्स, इट इज़ क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन, क्लोज्ड अंडर एडिशन, क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन, but it is not closed under division. The reason is the only problem is division by 0. डिवीजन बाय 0 के अलावा, यानी अगर आप एक ऑपरेंड 0 नहीं ना उठाते जिससे आप डिवाइड करना है, अगर वो आप 0 नहीं उठाते तो फिर भी ये बाकी सारे पेयर्स की वो एक्सेप्ट करेगा। सही है? लेकिन अगर आप इस सेट में से 0 निकाल देते हैं और कहते हैं कि लें जी अब ये क्लोज अंडर डिवीजन, तो अब ये फिर क्लोज नहीं रहेगा अंडर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, क्योंकि अगर मैं -2 को +2 में ऐड करूं तो आंसर आया 0, वो 0 इसमें नहीं है। समझ रहे हैं? आर यू गेटिंग द आइडिया? सो दोबारा से अब जाएं कि एक सेट वेक्टर स्पेस कब होगा? जब उसके एलिमेंट्स क्लोज्ड होंगे अंडर एडिशन, यानी आप कोई सा भी पेयर उठाएं उनको आप जमा करें, द आंसर इज ऑल्सो इन द सेट, प्लस द एलिमेंट्स आर क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे हम स्केलर से मुराद रियल नंबर्स ले रहे हैं, हमारे यहाँ पे स्केलर से मुराद रियल नंबर्स हैं। लेटर इन द कोर्स वी विल सी के स्केलर्स क्या होते हैं। स्केलर की भी अपनी डेफिनेशन है। स्केलर्स आर नॉट जस्ट रियल नंबर्स एंड नॉट जस्ट कॉम्प्लेक्स नंबर्स, दे आर कंप्लीट ऑब्जेक्ट्स हैविंग सर्टेन प्रॉपर्टीज़। लेकिन राइट नाउ वी आर फोकसिंग ऑन कि जो स्केलर्स हैं फ़िलहाल हम उनको रियल नंबर्स अज्यूम कर रहे हैं, दे आर रियल नंबर्स। जब तक हम स्केलर की प्रॉपर डेफिनेशन नहीं पढ़ लेते, फील्ड क्या होती है, फील्ड की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं एंड सो ऑन। सही है? तो अगर कोई सेट है आपके पास और वो क्लोज है अंडर एडिशन, क्लोज है अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन, यानी आप कोई भी रियल नंबर उससे मल्टीप्लाई करें उस एलिमेंट के साथ, तो जो जवाब आए वो भी उसी सेट के अंदर मौजूद रहे, अगर ये दो प्रॉपर्टीज़ पाई जाएंगी तो उस सेट को हम कहेंगे वेक्टर स्पेस। उस सेट का नाम, वो वेक्टर स्पेस है वो सेट, और वेक्टर स्पेस की यही डेफिनेशन है। समझ आ रही है? बाद में हम देखेंगे ये 2D क्या होती है, 3D क्या होती है, 4D क्या होती है, ये डायमेंशन क्या होती है वेक्टर स्पेस की, वेक्टर स्पेस के एक्सेस क्या होते हैं जिसको हम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस वगैरह कहते हैं, हम देखेंगे इसको। लेकिन वेक्टर स्पेस एक सेट होता है। सही है जी? आप उसको प्लॉट करके विजुलाइज करें ना करें उस एलिमेंट्स को, आपकी सहूलत के लिए आपने कोई प्लॉटिंग मैकेनिज्म बना लिया हुआ है कि उसको एक्सेस बना के तो पॉइंट्स में आप विजुलाइज ना भी करें, इट एग्जिस्ट्स एज अ सेट। क्लियर है? एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल set of real numbers, is this set a vector space? क्या ये सेट स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से, क्या ये सेट एडिशन के एतबार से क्लोज्ड है? यस, इट इज क्लोज्ड। आर इज क्लोज्ड अंडर एडिशन, चेक। क्या आर क्लोज्ड है अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन? स्केलर्स भी फिलहाल हम रियल नंबर्स ही ले रहे हैं। यस, आप कोई एक एलिमेंट उठाएं इस सेट में से, उसको किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई करें, यानी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करें, द आंसर इज ऑल्सो इन द सेट। मेक सेंस? सो दिस सेट इज अ वेक्टर स्पेस। R is a vector space. समझ आ रही? हाँ, इनका सवाल बड़ा सही है कि वेक्टर स्पेस में तो वेक्टर्स होने चाहिए, ये तो नंबर हैं, वेक्टर स्पेस में तो वेक्टर होने चाहिए ना। क्यों जी बाजी? हमें भी बताएं यार। अच्छा, तो आमिर ने क्या सवाल किया भला?
और मेरे का सवाल ये है कि वेक्टर इसको हम वेक्टर स्पेस कह रहे हैं तो इसमें तो वेक्टर्स होने चाहिए ना, तो इसमें तो ये नंबर पड़े हुए हैं 5.3, 2.4, 13, पाई ई -97। तो सवाल ये है कि आपने ये पूछा कि इसके अंदर तो वेक्टर्स होने चाहिए, तो मैं दोबारा आपसे यही सवाल करता हूँ, तो फिर मुझे हमें बताएं ना वेक्टर होता क्या है। डायमेंशन तो भाई मैंने डिफाइन ही नहीं की। आप कह रहे हैं, यानी आप कह रहे हैं कि ये जो इसके अंदर जो एलिमेंट्स पड़े हुए हैं वो वेक्टर नहीं है। इसका मतलब है वेक्टर की डेफिनेशन आपको पता है। डायमेंशन तो अभी हमने डिफाइन ही ना की। सवाल ये है कि वेक्टर क्या होता है। ये इतना आसान सवाल नहीं है ये जो मैं इससे पूछ रहा हूँ। उसकी वजह ये है कि हमें फिज़िक्स में ये बताया गया था, और वो भी गलत नहीं बताया गया था, लेकिन वो एक सबसेट ऑफ स्पेसेस के बारे में था। वो बात वो ये थी कि वेक्टर इट्स एन ऑब्जेक्ट जिसकी कोई मैग्नीट्यूड होती है और कोई डायरेक्शन होती है, ठीक है। और वो ऑब्जेक्ट जिसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती वो स्केलर होता है। ये बात वो जो वेक्टर्स हम देखते थे ना ऐसे करके बना के 2, 3, ये कुछ वेक्टर स्पेसेस के लिए दुरुस्त है। वेक्टर की ये डेफिनेशन नहीं है। वेक्टर के लिए खुद उसकी मैग्नीट्यूड का होना या उसकी डायरेक्शन का होना ज़रूरी नहीं है। वेक्टर एक ऑब्जेक्ट है जिसकी एक मैथमेटिकल डेफिनेशन है। हाँ, वो वाले वेक्टर स्पेसेस जिनके अंदर हम मैग्नीट्यूड डिफाइन कर लेते हैं, मैग्नीट्यूड डिफाइन करने का हम तरीका बना लेते हैं, डिस्टेंस, दो वेक्टर्स के दरमियान डिस्टेंस निकालने का तरीका खुद से डिफाइन कर लेते हैं, उनको कहते हैं इनर प्रोडक्ट स्पेसेस। वो जो इनर प्रोडक्ट स्पेसेस होती हैं वो भी वेक्टर स्पेसेस ही होती हैं। वेक्टर स्पेसेस का एक बड़ा सेट है, उसमें से कुछ होती हैं जो इनर प्रोडक्ट स्पेसेस हैं। उनके जो वेक्टर्स होते हैं उनकी मैग्नीट्यूड भी होती है, डायरेक्शन भी होती है, क्योंकि हमने खुद डिफाइन की होती है। मैग्नीट्यूड हम इसको कहेंगे, डायरेक्शन हम इसको कहेंगे। लेकिन वेक्टर की डेफिनेशन ये नहीं है। वेक्टर की बड़ी मज़ेदार डेफिनेशन है। वेक्टर की डेफिनेशन क्या है? वो किसी ने पूछा मैथमेटिशियन से व्हाट्स अ वेक्टर, तो उसने कहा इट्स एन एलिमेंट ऑफ अ वेक्टर स्पेस। तो उसने कहा व्हाट इज अ वेक्टर स्पेस, तो उसने कहा इट्स अ सेट ऑफ वेक्टर्स। और इससे अच्छी डेफिनेशन हो नहीं सकती। वेक्टर क्या होता है? वेक्टर स्पेस के एलिमेंट्स को वेक्टर कहते हैं। वेक्टर स्पेस क्या होती है? इट इज अ सेट हैविंग दीज प्रॉपर्टीज। तो कोई भी सेट जिसमें ये प्रॉपर्टीज पाई जाएंगी वो वेक्टर स्पेस होगी। अगर एक सेट वेक्टर स्पेस है तो उसका हर एलिमेंट, उस सेट का एलिमेंट, दैट्स अ वेक्टर। सो बड़ी मजे की बात है, एवरी रियल नंबर इज अ वेक्टर। अब आप कहें इसकी डायरेक्शन किधर है, तो आप कहेंगे अच्छा नेगेटिव वाले इधर जाते हैं, धक्के से डाल लें। मतलब लाइन के ऊपर वो आप जीरो लाइन बनाते हैं ना, ये पॉजिटिव साइड, ये नेगेटिव साइड, तो कुछ इधर जा रहे हैं, कुछ इधर जा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें भी चलें, डायरेक्शन या मैग्नीट्यूड आप साबित कर सकते हैं कि एब्सोल्यूट वैल्यू मैग्नीट्यूड है, जो डायरेक्शन है वो साइन से डिफाइन होती है। लेकिन वेक्टर स्पेसेस के लिए, वेक्टर्स के लिए ये ज़रूरी नहीं है। समझ आ रही है? आप एक बड़ा अजीब सा सेट, आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ी हुई है आपने? पढ़ी हुई है ना? आप एक क्लास डिफाइन करते हैं। ये ज़रा गौर से सुनिएगा बात, मैं प्रोग्रामेटिकली आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। बेटे आप गौर नहीं कर रही, फिर आपको चीज़ें समझ नहीं आनी। आपसे बिल्कुल एंड वाली जो है, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। देखें, आप एक क्लास डिफाइन करते हैं, ठीक है। क्लास लिखिए, C++ में पढ़ी अभी, और किसी लैंग्वेज में तो नहीं पढ़ी? C# में भी पढ़ ली। एनीवेज, आप क्लास डिफाइन करते हैं, आप उसकी प्रॉपर्टीज़ बनाते हैं, कुछ फंक्शंस भी बनाते हैं, कंस्ट्रक्टर और सारा कुछ करके, ठीक है। अब आप उस क्लास के लिए प्लस का ऑपरेटर ओवरलोड करते हैं। ये पता ना आपको, दो ऑब्जेक्ट्स ऐड हो सकते हैं। उस एडिशन की डेफिनेशन आप देते हैं, लेकिन जो भी डेफिनेशन आप देते हैं उसके लिहाज से आप प्लस अप्लाई कर सकते हैं। आप उसी क्लास के दो ऑब्जेक्ट्स अब आप ऐड कर सकते हैं अगर आपने प्लस का ऑपरेटर ओवरलोड कर दिया है तो। चाहे वो स्ट्रिंग्स हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ के अंदर स्ट्रिंग्स भी आ रही होंगी, कुछ और भी चीज़ें आ रही होंगी, बट यू डिफाइन अ वे टू ऐड देम। ऐसा ही करते हैं आप।
फ़र्ज़ करें एक फंक्शन आपने ओवरलोड कर दिया एडिशन का, एक फंक्शन आपने ओवरलोड कर दिया स्केलर मल्टीप्लिकेशन का, कि यार ये एक ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर प्रॉपर्टीज़ में स्ट्रिंग पड़ी हुई है, फलां पड़ी हुई है, ग्रेड्स, एज, एड्रेस, होम एड्रेस, पता नहीं क्या क्या, और आप उसको एक रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सही है? तो लेट्स से यू हैव रिटन अ फंक्शन जो ये काम करता है और रिटर्न करता है एक और ऑब्जेक्ट। ऐसा ही करते हैं ना आप। अगर ये दो ऑपरेटर्स, एक ऑपरेटर बाइनरी है जिसमें आप दो ऑब्जेक्ट्स को लेते हैं, दूसरा ऑपरेटर क्या है असल में यूनरी, लेकिन एक साथ वो ऑब्जेक्ट नहीं लेके जाता। एक ऑब्जेक्ट होता है जो लेट्स से दिस पॉइंटर वाला सेल्फ ऑब्जेक्ट है, जो भी ऑब्जेक्ट है आपका, ठीक है। दूसरा जो है वो उस क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं है, वो रियल नंबर है, उसके लिए अभी आपने फंक्शन डिफाइन कर लिया। अब आप काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं इस क्लास के, एक अरे में रख लेते हैं। आई एम थिंकिंग दैट अरे एज अ सेट, ऑल्दो सेट के अंदर कोई पोजिशनिंग नहीं होती, लेकिन अगर सेट को आपने सेव करना हो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में तो अरे में ही करेंगे ना एट द एंड ऑफ द डे। तो आप एक अरे में रख लेते हैं। अब उस अरे को आप ऑब्जर्व करते हैं कि उस अरे के किसी भी दो ऑब्जेक्ट्स को आप पकड़ें, उनको ऐड करें, द रिजल्ट इज एन ऑब्जेक्ट दैट इज इन द अरे। समझ आ रही है? आपने इक्वल इक्वल का ऑपरेटर भी ओवरलोड किया हुआ है, यानी आप करते ही हैं कि कोई एक पेयर उठाते हैं, उनको प्लस कॉल करते हैं, फिर आप पूरी अरे में सर्च करते हैं कि ये ऑब्जेक्ट है कहीं, मिल जाता है। फिर आप एक ऑब्जेक्ट उठाते हैं, उसको किसी एक स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं, द रिजल्टेंट ऑब्जेक्ट इज ऑल्सो फाउंड इन द अरे, एंड यू रिपीट दिस प्रोसेस। And theoretically or hypothetically, let's say you repeat this process for all possibilities, and it happens they are closed under addition, they are closed under scalar multiplication. तो वो जो एक अरे आपने बनाई है अपनी क्लास की, जिसके अंदर पता नहीं क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, स्ट्रिंग्स हैं, जो भी हैं प्रॉपर्टीज़, वो एक ऑब्जेक्ट के अंदर क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं उसकी, वो जो प्राइवेट पब्लिक वेरिएबल्स होते हैं, जो भी जो उसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है ना। एक तो फंक्शन होते हैं, वेरिएबल्स होती हैं, प्रॉपर्टीज़, पता है ना इसका, ठीक है। वो जो भी वो जो भी ऑब्जेक्ट है वो, यानी द ऑल दैट अरे, अगर वो क्लोज्ड है अंडर एडिशन, क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन, तो व्हाट यू हैव कम अप विद दैट इज अ वेक्टर स्पेस। और उस अरे के अंदर मौजूद हर ऑब्जेक्ट जो आपने डिफाइन किया दैट इज अ वेक्टर बाय डेफिनेशन। कोई कॉन्सेप्ट नहीं है उसमें डायरेक्शन का, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है मैग्नीट्यूड का। As long as you have a set that is, और जिनके एलिमेंट्स के लिए आपके पास प्लस ऑपरेटर मौजूद है, जिनके एलिमेंट्स के लिए आपके पास स्केलर मल्टीप्लिकेशन का फंक्शन मौजूद है, आप जैसे भी लिख लेते हैं। और अगर एक प्लस ऑपरेटर की, एक प्लस की लॉजिक से वो अगर क्लोज नहीं आता, आप प्लस का ऑपरेटर फ़र्क तरीके से ओवरलोड कर लें। अगर आप ओवरलोड ऐसे कर लेते हैं कि इट बिकम्स क्लोज अंडर एडिशन, इट बिकम्स क्लोज अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन, your array of objects is a vector space. Every object in that array is a vector by definition. That's what mathematics says. समझ आई? That's very strange. अब ज़रा आप उस बंदे की बात को सुने दोबारा, जिसने वेक्टर को और वेक्टर स्पेस को डिफाइन किया था। ज़रा दोबारा से सुने। What's a vector? It's an element of vector space. What's a vector space? It is set of vectors. Vector space को आप define कर ले, it's a set having these properties. Once a vector space is defined, तो फिर vector की definition ये है, it is an element of vector space. Vector की इसके अलावा कोई definition नहीं। Make sense? Yes, no? क्लियर है? Okay, great. चलें आप बताएं, ये मेरे कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं A, B, C, where A is a real number, B is a real number, C is a real number. That is my set of these objects. और इन ऑब्जेक्ट्स पे मैंने प्लस डिफाइन किया हुआ है, विच इज़ ऑर्डिनरी प्लस। इट्स एन अरे ऑफ 3 नंबर्स, और अगर मैंने 2 अरेज को ऐड करना हो तो कॉरस्पॉन्डिंग इंडिसेस पे
जो इंडेक्स 1 पे अरे एलिमेंट पड़ा हुआ है इधर जो इंडेक्स 1 पे पड़ा हुआ है ऐड हो जाएंगे एंड सो ऑन। ऑर्डिनरी एडिशन। इसी तरह स्केलर मल्टीप्लिकेशन है तो वो तीनों एलिमेंट्स के साथ वो स्केल हो जाएगा अंडर दीज ऑपरेशंस। क्या और ये सेट है फॉर ऑल दीज काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट्स, द सेट ऑफ ऑल दीज काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट्स, यानी वो तमाम अरेज ऑफ 3 रियल नंबर्स वो सारी इस सेट में मौजूद है। क्या ये सेट वेक्टर स्पेस है? समझ आ रही बात की? यानी आपने सब अगर ये वेक्टर स्पेस है तो इसमें ये प्रॉपर्टी पाई जाएगी कि अगर मैं इसका एक ऑब्जेक्ट उठाऊं और एक और ऑब्जेक्ट उठाऊं, ये 2 ऑब्जेक्ट्स ही है ना, मैंने यहीं से उठाए हैं, तो क्या इनका एडिशन एस में होगा? यस, क्योंकि अगर आप ऐड करेंगे a1 प्लस a2 तो दैट्स अ रियल नंबर। यस, b1 प्लस b2 दैट्स अ रियल नंबर, c1 प्लस c2 दैट्स अ रियल नंबर। तो जो जवाब आएगा वो एक अरे आएगी 3 रियल नंबर्स की, और 3 रियल नंबर्स की तो सारी अरेज इसमें हैं, तो ये भी है। सो इट इज़ क्लोज्ड अंडर एडिशन। सिमिलरली इट इज़ क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। आप कोई एक एलिमेंट उठा लें, यानी कोई एक अरे उठा लें, अब उस अरे को किसी भी रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो वो सारे रियल नंबर्स उस रियल नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो जवाब में 3 रियल नंबर्स ही आएंगे। तो चूंकि 3 रियल नंबर्स वाली सारी अरेज इसमें मौजूद हैं तो वो भी मौजूद है, लिहाजा दिस सेट इज क्लोज्ड अंडर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। सो दिस सेट इज अ वेक्टर स्पेस एंड नाउ दिस इज अ वेक्टर। अब तक मैं अरे कह रहा था, नाउ इट्स अ वेक्टर। मेक सेंस? अच्छा, ये एक ऑब्जेक्ट है जी, A, B, C, D, where A, B, C and D, they all individually are real numbers, and this is a set of all these kind of 2-dimensional arrays, 2 by 2 arrays. Addition is again just like the ordinary array, the corresponding elements they will add together. Scalar multiplication, the real number will scale every number. Is this set a vector space? Yes, you will pick these objects, 2 of them, AI, BI, CI, DI, and pick another element from the set, AJ, BJ, CJ, DJ. You will add them and you will get another 2D array which is inside the S. And similarly for scalar multiplication. That means every 2 by 2 matrix is a vector space, is a vector. See the generality of vector? It's a vector. Yani, you can call it matrix, mathematically it's a vector. It's a vector also. Make sense? एक और एग्जाम्पल देखिए, S is a set of at max n degree polynomials. At max मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये an अगर 0 हो तो इसकी डिग्री n-1 होगी ना, अगर कोई और कोएफिशिएंट भी 0 हो तो कुछ कोएफिशिएंट्स बीच में 0 हो सकते हैं। अगर an 0 नहीं है तो फिर तो ये n डिग्री पोलिनोमियल है, अदरवाइज ये n-1 भी हो सकता है एंड सो ऑन। अब ये सारे a's जो हैं ये कुछ इनमें 0 हैं, कुछ माइनस प्लस, तो ये एक सेट है ऑल पोलिनोमियल्स का जिन हर पोलिनोमियल की डिग्री मैक्सिमम n है। n इज सम नंबर, लेट्स से 3 या 10 या 5 या जो भी है, बल्कि कर लेते हैं लेट्स से n इज 10 डिग्री पोलिनोमियल। तो इसमें वो तमाम, इस सेट में तमाम वो पोलिनोमियल्स मौजूद हैं जिनकी डिग्री 10 या 10 से कम है। क्लियर है? क्या ये एक वेक्टर स्पेस है? द आंसर इज यस। आप कोई से 2 पकड़ें, इनमें से एलिमेंट्स, उनको ऐड करें, जो जवाब आएगा वो पोलिनोमियल होगा और उसकी डिग्री एट मैक्स 10 होगी। आप इसको स्केल कर लें, सिर्फ कोएफिशिएंट स्केल होंगे, और रियल नंबर से फिर रियल नंबर्स रह जाएंगे।
So this is also a vector space. Now every polynomial of degree at max 10 is a vector. Make sense? Is that okay? So natija ikhlaqi sabak. What is a vector? What is a vector space? It's far more abstract than what we have studied so far. It is not XY plane, it is not XYZ space, it's not just that, it's more than that. Vectors, they are not defined as being magnitude, having magnitude or directions. It's much more than that. Although in vector spaces, there are vector spaces for which we have defined these measures. Those are called inner product spaces. Those are the ones we work most with. But that's just a very tiny subset of the universe in which the vector spaces exist. Clear hai? Homework for Wednesday. And I will take quiz. Number 1. What is field? Because this field, it defines scalars. ये अच्छा मज़े की बात, स्केलर क्या होता है? वो ऑब्जेक्ट जिसकी डायरेक्शन नहीं होती, मैग्नीट्यूड होती है. नो, इट्स मच मोर देन दैट. वी विल सी. मेक सेंस? यानी बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स होंगे अजीब किस्म के और वो स्केलर्स हैं. Because scalar has it's a set with particular properties. Like vector space is a set with particular properties. It's a set. So what are scalars? They are elements of a field. What are vectors? They are elements of vector space. What are scalars? They are element of field. What is a field? It is a set with these properties. What are those properties? You have to study them. Okay? Clear? Second thing that you have to study is the following. Finite fields. So you have to study these two things, fields and finite fields. क्योंकि finite fields से फिर जो vector spaces निकलेंगी वो finite vector spaces होंगी और वो भी हम पढ़ेंगे. लेकिन होमवर्क आपका क्या है जी? फील्ड क्या होती है, फाइनाइट फील्ड क्या होती है, और फाइनाइट फील्ड की एग्जांपल्स लेके आनी है आपने. ये 6 प्रॉपर्टीज़ होती हैं, क्लोजर से रिलेटेड हैं सारी. बड़े ध्यान से पढ़ के आना, मैं नेक्स्ट टाइम क्विज लूँगा आपका. ठीक है जी? चलें, बहुत शुक्रिया जी.